हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो प्लेट टेक्टोनिक्स और उसमें जो ज्वालामुखी का जो टॉपिक चल रहा है उसकी अगली कड़ी पर चलेंगे। ज्वालामुखियों का विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। और इसके पहले हमने किन किन टॉपिक्स पर बात की थी? टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, उसके बाद हमने वोल्केनो और वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता पर बात की थी। कुछ टर्म्स हमने समझे थे, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखीयता क्या है और इसके कारण क्या हैं, ज्वालामुखी के कारण क्या हैं, लावा के कितने प्रकार होते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं और उनको वर्गीकृत करने का आधार क्या है। और कुछ टर्म्स हमने देखा था, गीजर है, हॉट स्प्रिंग है, फ्यूमरोल्स है। और लास्ट वीडियो में हमने ज्वालामुखी से संबंधित स्थलाकृतियों पर बात की थी। आज हम ज्वालामुखियों के विश्व वितरण पर बात करेंगे और इसको सबसे अच्छे से मैप पर समझा जा सकता है। जो एक मैंने ये रफ स्केच मैप बनाया है, तो इसको मैं एक एक करके सब कुछ क्लियर करते जाऊंगी। और तो चलते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ज्वालामुखियों का वितरण जो है कहाँ कहाँ पर है। ज्वालामुखी जैसी प्रक्रिया या भूकंप जैसी प्रक्रिया या पर्वत निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्लेट बाउंड्रीज से रिलेटेड है। जहां जहां पर प्लेट बाउंड्रीज है वहां वहां पर इन प्रक्रियाओं को देखा जा सकता है। और प्लेट बाउंड्रीज कितनी तरह की होती हैं, जो हमने टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज पर को देखा था, उसमें जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज 3 तरह के होते हैं मुख्य बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज अपसरण जहां होता है, यानी कि 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। उसके बाद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहां पर 2 प्लेट्स एक दूसरे की ओर आती हैं, जहां पर अभिसरण हो रहा है। और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, यानी कि जहां पर संरक्षी प्लेट किनारा है, ना तो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ना तो एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आगे पीछे उनका मूवमेंट होता है। प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज या संरक्षी प्लेट किनारा। तो ये 3 मुख्य तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं और इन्हीं से रिलेटेड है जो ज्वालामुखियों का विश्व वितरण है। तो सबसे ज्यादा इसमें मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स जैसा बनाया है, किस साइन का क्या मतलब है, तो इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्लेट्स हैं। जो मेजर प्लेट्स हैं उनको पहले देखेंगे। मेजर प्लेट्स में इधर से चलते हैं। अच्छा, इस मैप में मैंने ये जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है इसको बीच में रखा है, क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा ज्वालामुखियों के लिहाज से सबसे ज्यादा ये सक्रिय क्षेत्र है, जिसको सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं और रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर 80% से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है इस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको मैंने बीच में रखा है। तो एक एक करके प्लेट्स को देखते हैं। ये अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, दूसरा मेजर प्लेट, तीसरा मेजर प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसमें हमारा भारत आता है, और चौथा जो है वो उत्तर अमेरिकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और 5वां साउथ अमेरिकन प्लेट, और छठा जो है वो अंटार्कटिका प्लेट। और इन मेजर प्लेट्स के अलावा कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं जो आकार में बहुत छोटी हैं, लेकिन इनका महत्व है जो प्रक्रियाएं होती हैं उस संबंध में। जैसे यहाँ पर ये अरेबियन प्लेट है, और यहाँ पर इस क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर ये फिलिपाइन प्लेट है, इसी के बगल में ये फिलीपींस द्वीप समूह है। फिर इधर आते हैं उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में, तो यहाँ पर 3 माइनर प्लेट्स हैं उत्तर से दक्षिण की ओर अगर बढ़े तो। यहाँ पर जुआन डी फुका प्लेट है, कोकोस प्लेट है और नाजका प्लेट है। और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में यहाँ पर एक स्कोशियन प्लेट है, माइनर प्लेट है। तो ये प्लेट्स हैं। उसके बाद अब प्लेट बाउंड्रीज को समझते हैं। तो ये जो इस तरह का कट मार्क वाला जो ये लाइन है, ये इसका क्या मतलब है? ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, जहां पर अपसरण हो रहा है, यानी प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये प्लेट बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पर है? इधर ये अटलांटिक महासागर है, इधर भी अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है।
तो इधर से शुरू करते हैं, यहाँ से ये शुरू हो रहा है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अटलांटिक महासागर में। यहाँ आइसलैंड है, यहाँ से ये एस आकार जैसा बनाता हुआ ये इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर जहां जहां पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है महासागरों में, वहां पर मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। कटक यानी कि पहाड़ियों की श्रृंखला बनती है महासागरीय जल की सतह के नीचे। तो ये जो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो महासागरों में है, ये मध्य महासागरीय कटकों का भी स्थान है। तो ये अटलांटिक महासागर में आइसलैंड से ऐसे होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आकर के ये मिलती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। उसके बाद फिर ये यहाँ से ये रेड सी है, यहाँ से एक प्लेट बाउंड्री आ रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्री है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। और यहाँ पर भी हिंद महासागर में मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। यहाँ से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से होते हुए ये रेखा जो है यहाँ पर मिल जाती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में। और फिर ये छोटी छोटी ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये इन माइनर प्लेट्स के साथ साथ। और ये तो फिर वही है अटलांटिक महासागर की डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। उसके बाद ये दूसरी प्लेट बाउंड्री है, दूसरे प्रकार की प्लेट बाउंड्री है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, यानी जहां पर अभिसरण हो रहा है, जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे की ओर जा रही है। तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है ये ज्वालामुखियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो इनका कहाँ कहाँ पर लोकेशन है ये देखते हैं। सबसे पहले ये प्रशांत महासागर में आते हैं। तो ये यहाँ से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से से शुरू करते हैं, दक्षिण से। यहाँ पर ये जो इस तरह का डॉट डॉट वाली जो लाइन है, ये यहाँ से शुरू होकर के दक्षिण अमेरिका के साथ साथ चलते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए, और ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ही एक लगातार श्रृंखला है एंडीज पर्वत की, यानी कि एंडीज पर्वत जो फोल्डेड माउंटेन है उसका भी निर्माण जो है वो इस सीमा से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से ही रिलेटेड है। तो यहाँ से ये शुरू होते हुए ये लगातार इसके साथ साथ चलती हुई यहाँ तक आती है। यहाँ पर एक छोटा सा गैप है। फिर यहाँ से उत्तर अमेरिका के पश्चिमी हिस्से से यहाँ अलास्का है, अलास्का से ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर ये एल्यूशियन आइलैंड्स हैं और यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ के फिर ये दक्षिण की ओर आ जाती है। यहाँ पर ये कमचटका पेनिनसुला है, कमचटका पेनिनसुला है। यहाँ पर कुरील आइलैंड्स की चेन है और यहाँ से ये दक्षिण की ओर मुड़ करके यहाँ पर एक माइनर प्लेट है फिलिपाइन प्लेट, और इसके चारों तरफ ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है और यहाँ पर फिलीपींस द्वीप समूह है। इनफैक्ट ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 3 प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है। 3 प्लेट्स कौन कौन सी है? एक तो ये बीच में है माइनर प्लेट फिलीपीन प्लेट, और इधर जो है पैसिफिक प्लेट है, और इधर जो है यूरेशियन प्लेट का ये महासागरीय हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर 3 प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है। इसलिए ये पूरा क्षेत्र जो है ये ज्वालामुखियों और भूकंपों के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय क्षेत्र है। तो ये फिलीपींस द्वीप समूह है। यहाँ से ये रेखा जो है यहाँ से दक्षिण की ओर आते हुए ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के पूर्वी हिस्से से होते हुए यहाँ पर मिल जाती है, और इसका एक ब्रांच जो है वो यहाँ से निकलता है और यहाँ से होते हुए ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के दक्षिण से होते हुए ये रेखा जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की रेखा, ये यहाँ से म्यांमार से होते हुए भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से से होते हुए ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इससे होते हुए, और ये पामीर का पठार है। यहाँ से होते हुए ये फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ है, यहाँ से होते हुए, और ये भूमध्य सागर से आकर के फिर ये अटलांटिक महासागर में इससे मिल जाती है। यहाँ से मिलती नहीं है, यहाँ पर ये कैनरीज आइलैंड है, कैनरीज आइलैंड का क्षेत्र है, यहाँ तक इसका यहाँ विस्तार है इस कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का क्षेत्र है जहां जहां पर इस तरह की रेखा है। और तीसरा जो प्रकार है ये प्लेन लाइन जो है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज, इसका एक उदाहरण है ये जो यहाँ पर जो गैप है,
ये यहाँ पर कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री है, संरक्षित प्लेट किनारा है। ये यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, लोअर कैलिफोर्निया, ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये संरक्षित प्लेट किनारा है। यहाँ पर जुआन डी फूका प्लेट और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का आपस में घर्षण होता है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। ना तो एक दूसरे से दूर जा रही है प्लेट्स, ना तो एक दूसरे की तरफ आ रही है प्लेट्स। और यहाँ पर ये माइनर प्लेट है जुआन डी फूका प्लेट, विच इज अ पार्ट ऑफ लार्जर पैसिफिक प्लेट। तो ये दोनों जो है टेक्टोनिक बाउंड्री बनाती है। यहाँ पर ये संरक्षित प्लेट किनारा जो है टेक्टोनिक बाउंड्री बनाती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ये जो पैसिफिक प्लेट है इसके बीच में। और ये भूकंपों के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात है। ये क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया वगैरह जो क्षेत्र है वहां पर हाई इंटेंसिटी के भूकंप आते रहते हैं। तो ये संरक्षित प्लेट किनारे का उदाहरण है सबसे अच्छा। और एक और है क्षेत्र, ये है जो महाद्वीप के अंदर ये एक बाउंड्री जैसी बन रही है। ये रिफ्ट वैली का क्षेत्र है, ग्रेट रिफ्ट वैली, अफ्रीकन प्लेट के अंदर। और ये जो है यहाँ रेड सी से शुरू होकर के यहाँ से इस तरह से ये हिस्सा यहाँ पर ये एक फॉल्ट लाइन बन रही है और यहाँ पर रिफ्ट वैली है। रिफ्ट यानी कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो वहां पर दरार बनती है और दरार घाटी जैसी होती है, तो उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। वही यहाँ पर बनती है और यहाँ पर कई लेक्स हैं, गहरी लेक्स हैं यहाँ पर। और इसके अलावा रिफ्ट वैली तो है ही, तो इसलिए ये ज्वालामुखी के लिए भी थोड़ा सा सक्रिय क्षेत्र है। हालांकि बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है यहाँ पर, तो फिर भी यहाँ पर ये एक क्षेत्र है। तो एक ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गई, एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का क्षेत्र हो गया, और तीसरा जो है ये संरक्षित प्लेट किनारा का क्षेत्र हो गया, और एक ये रिफ्ट वैली का क्षेत्र हो गया। तो ये हमने प्लेट्स देखे, मेजर एंड माइनर, और प्लेट बाउंड्रीज देखे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसी के अनुसार जो है वो ज्वालामुखियों का वितरण है। तो सबसे पहले ये जो सबसे सक्रिय क्षेत्र है इसी पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से 3 ज्वालामुखी हैं। तो 3 ज्वालामुखी हैं, जैसे ये यहाँ पर है ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसकी ऊंचाई है 6908 मीटर, और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, और यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला भी है, और यहीं पर बगल में ये अटाकामा डेजर्ट भी है। और इससे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर इक्वेडोर है। इक्वेडोर में 2 ज्वालामुखी हैं, एक कोटोपैक्सी है और एक चिम्बोरेजो है। 2 ज्वालामुखी हैं इक्वेडोर में, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके बाद इससे उत्तर अमेरिका की ओर बढ़ते हैं तो उत्तर अमेरिका में भी कई ज्वालामुखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ज्वालामुखियों का उल्लेख करूंगी मैं। यहाँ माउंट हुड है और माउंट हुड है और माउंट शास्ता है। ये 2 ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ पर। उसके बाद ये जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये इधर की ओर दक्षिण की ओर आती है। तो यहाँ पर ये जापान है। तो जापान है तो इसमें माउंट फ्यूजियामा है, तो जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद यहाँ पर ये फिलिपाइन प्लेट है, इसके बगल में ये फिलीपींस द्वीप समूह है। यहाँ पर कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, माउंट ताल है, माउंट मेयॉन है, तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी के लिए सक्रिय क्षेत्र है। उसके बाद ये इधर मिल गई ये रेखा। उसके बाद ये जो इधर आती है, तो ये जो क्षेत्र हो गया इसको बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये सबसे ज्यादा 80% जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो इसी क्षेत्र में है। फिर दूसरा ये जो यहाँ से जो शुरू हो रहा है, ये कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री का जो हिस्सा, ये इसको बोलते हैं, ये जो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट।
तो मध्य महाद्वीपीय पेटी, क्योंकि ये महाद्वीपों के बीच से होकर के आ रही है, और ये जो है ज्वालामुखियों की ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है ये ऐसे आकर के और ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट में मिल जाती है। यहाँ से ये जो शुरू हो रही है पेटी, इसको ऐसे आएंगे इधर से, तो इसमें यहाँ पर ये इंडोनेशिया है, जावा, सुमात्रा, इसके बीच में एक ज्वालामुखी है क्राकाटोआ ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है और काफी भीषण विस्फोट हो चुका है, इसमें काफी भीषण विस्फोट। और यहीं पर जावा, सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट भी है, सुंडा की जल संधि, और यहाँ से ये बढ़ता है ये लाइन, और ये म्यांमार है, म्यांमार से होते हुए जो है ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होते हुए इस हिमालय पर्वत श्रृंखला का अनुसरण करते हुए ये रेखा जो है इधर की ओर पश्चिम की ओर बढ़ती है, और ये गुजरात के पास से होते हुए, ये फारस की खाड़ी से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ पर कैनरी आइलैंड में मिल जाती है। तो ये जो हिमालय का जो क्षेत्र है यहाँ से भी होकर के ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री गुजर रही है। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है, ये यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो हिमालय पर्वत क्षेत्र है, ये इस हिमालय का जो निर्माण है ये भी वलित पर्वत है, और इसका निर्माण जो है इसी कन्वर्जेंस का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर भूकंप के लिए सक्रिय क्षेत्र है, लेकिन ज्वालामुखी के लिए सक्रिय क्षेत्र नहीं है। तो ज्वालामुखी के लिए सक्रिय क्षेत्र क्यों नहीं है, इसका जवाब ये है कि यहाँ पर दोनों जो प्लेट्स हैं, यहाँ पर ये महाद्वीपीय हिस्सा है, तो जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट्स जो है वो यहाँ पर टकरा रही हैं, तो ये टकराने से क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रस्ट है उसकी मोटाई जो है काफी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर क्रस्ट की मोटाई यहाँ पर काफी ज्यादा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है प्लेट्स का, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का, तो क्रस्ट की मोटाई बहुत ज्यादा हो जाती है, और भूकंप जो है, सॉरी, ज्वालामुखी जो है वो वहीं पर सक्रिय रहता है जहां पर मैग्मा को ऊपर आने के लिए कोई कमजोर क्षेत्र, क्रस्ट का कमजोर हिस्सा मिलता है, कोई ओपनिंग मिलती है, कोई वीक पॉइंट मिलता है, वहां से ही मैग्मा ऊपर आता है। और यहाँ पर जो है उस तरह का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा वीक पॉइंट नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अस्थिर क्षेत्र तो है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है, तो भूकंप देखने को मिलते हैं यहाँ पर, पर्वत निर्माण तो है ही, लेकिन ज्वालामुखी के लिए सक्रिय क्षेत्र नहीं है। और ये जो रेखा है ये गुजरात के पास से हो करके गुजरती है। तो आपको याद होगा कि भारत में यहाँ पर ये कच्छ है, कच्छ का भूकंप आया था, तो उसके लिए भी ये जो कन्वर्जेंस जो है ये उत्तरदायी था। उसके बाद ये पश्चिम गल्फ से होकर के ये रेखा जो है यहाँ तक आती है, तो भूमध्य सागर है यहाँ पर। तो भूमध्य सागर में कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी के लिए काफी सक्रिय क्षेत्र है, और मुख्य रूप से इसमें जो इटली है, इटली में सबसे ज्यादा, इटली और उसके आसपास सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इटली का जो मुख्य जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उस पर माउंट वेसुवियस पाया जाता है, और इटली के दक्षिण में यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है सिसिली, तो सिसिली पर माउंट एटना पाया जाता है, और उसके उत्तर में लिपारी आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, वहां पर माउंट स्ट्रोम्बोली पाया जाता है, जिसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, क्योंकि उससे पहले लगातार रोशनी निकलती थी, और जो शिप वगैरह चलते थे भूमध्य सागर में वो उससे अपना रास्ता जो है वो तय करते थे, डायरेक्शन का पता लगाते थे। तो स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो ये इटली के मेनलैंड में कौन सा है, इटली के मेनलैंड में माउंट वेसुवियस है, इसके दक्षिण में यहाँ पर सिसिली द्वीप है, यहाँ पर माउंट एटना है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और उसके उत्तर में दो ज्वालामुखी हैं, लिपारी आइलैंड है, वहां पर माउंट स्ट्रोम्बोली और माउंट वल्कानो। तो ये चार मुख्य ज्वालामुखी हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये यहाँ पर बगल में दो क्षेत्र दिख रहे हैं, ये कैस्पियन सी है, इसके दक्षिण में ये ईरान का क्षेत्र है, ईरान में एक ज्वालामुखी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, माउंट दामावंद, इस पर प्रश्न भी आ चुका है,
माउंट दामाबंद जो है ये एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है और इसका लोकेशन जो है ये यहाँ पर है कैस्पियन सी के दक्षिण में। और एक यहाँ पर है कोही सुल्तान, ये भी एक्सटिंक्ट है ज्वालामुखी, ये बलूचिस्तान में इसका लोकेशन है, यहाँ पर बलूचिस्तान है। अब आते हैं इधर अफ्रीका में। तो अफ्रीका में ये जो रिफ्ट वैली है इसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है माउंट किलिमंजारो का। यहाँ पर अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर 3 मुख्य देश हैं। यहाँ पर इथियोपिया है, केनिया है, तंजानिया है। तो इसमें ये माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है और इसके उत्तर में माउंट रुंगवे है और इसके दक्षिण में माउंट एल्गन है। तो ये 3 ज्वालामुखी हैं। और यहाँ पर माउंट कैमरून है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, कैमरून में है। तो ये ज्वालामुखियों का विश्व वितरण है, ये वोल्केनो है, वोल्केनो का साइन है। अब इसके अलावा एक अलग प्रकार का ज्वालामुखी देखने को मिलता है, ज्वालामुखी की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट क्या है? जहां ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया किसी भी प्लेट की बाउंड्री से संबंधित नहीं है। ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया इसके होने के लिए आवश्यक नहीं है कि वहां पर किसी प्लेट की बाउंड्री हो। ये किसी भी क्रस्ट के बीच में, या तो महाद्वीपीय या महासागरीय क्रस्ट के बीच में भी ये हो सकता है। अब ये होता कैसे है कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि मेंटल में स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करेंट्स उत्पन्न होते हैं। तो और ये इनके साथ, ये कन्वेक्शन करेंट्स के साथ मैग्मा भी जो है वो मूव होता है। तो मैग्मा जो है वो जब स्ट्रॉन्ग उसका ये करेंट्स होते हैं, कहीं पर किसी स्थान पर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा उसमें फोर्सफुल करेंट्स हैं, तो उसके साथ मैग्मा जो है वो ऊपर आता है। तो क्रस्ट के नीचे जब आता है, पहुंचता है, तो वहां पर उसको जो उठता हुआ जो मैग्मा है उसको बोलते हैं प्ल्यूम। प्ल्यूम कहते हैं ऐसे ये को जो मैग्मा उठ रहा है प्ल्यूम कहते हैं। और प्ल्यूम जब ऊपर उठता है तो अगर महासागरीय क्रस्ट है तो वहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है और एक ज्वालामुखी पहाड़ी बनती है। और धीरे धीरे जो है अगर वहां पर लगातार वो एक्टिविटी होती रही तो वो पहाड़ी महासागरीय जल की सतह के ऊपर आकर के आइलैंड के रूप में दिखने लगती है। और आइलैंड जो है ये बनता है और धीरे धीरे जैसे कि इसमें चेन ऑफ आइलैंड्स बनते हैं। जैसे कि अगर इसको, इस पेन को अगर प्ल्यूम मान लीजिए, तो प्ल्यूम यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्रस्ट है, यहाँ पर मान लीजिए ये महासागरीय क्रस्ट है। तो यहाँ से ये यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, यहाँ पर एक आइलैंड बन गया। अब जो है ये प्ल्यूम तो स्थिर है लेकिन क्रस्ट का हिस्सा जो है वो मूव कर रहा है। वो यहाँ पर प्ल्यूम है, यहाँ पर बन गया आइलैंड। उसके बाद फिर ये क्रस्ट का मूवमेंट हुआ, क्योंकि कोई भी क्रस्ट का हिस्सा जो है स्थिर नहीं है, क्रस्ट का मूवमेंट हुआ। अब ये प्ल्यूम जो है यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी होने लगी, यहाँ पर फिर आइलैंड बनेगा, फिर ये क्रस्ट का मूवमेंट होगा। अब जो है प्ल्यूम जो है इसकी स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, यहाँ पर आइलैंड बनेगा। तो इस तरह से होते होते एक चेन ऑफ आइलैंड्स बनता है। और जहां पर वो प्ल्यूम है वहां पर का जो ज्वालामुखी वो जो क्षेत्र है वो ज्वालामुखी सक्रिय होता है, बाकी जो पीछे चला जाता है वो डॉर्मेंट हो जाता है या विलुप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है हॉट स्पॉट की एक्टिविटीज को कहते हैं। और इसी एक्टिविटी से यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये हवाई आइलैंड का क्षेत्र है। यहाँ पर हॉटस्पॉट की एक्टिविटी से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर का सबसे प्रसिद्ध जो ज्वालामुखी है मौना किया, ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और इसके अलावा जो हमारा जो ये जो प्रायद्वीपीय हिस्से में ये जो लावा का पठार है डेक्कन प्लेटो, इसका भी निर्माण जो है वो हॉटस्पॉट की एक्टिविटी से हुआ है। तब हुआ है जब ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था ये अफ्रीका के साथ लगा हुआ था और ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा यहाँ से अलग होकर के यहाँ से इस तरह से मूव करना शुरू हुआ इसका। तो यहाँ ये मेडागास्कर है, यहाँ पर जब इस क्षेत्र में पहुंचा तो एक इसी तरह का प्ल्यूम था नीचे और उसके ऊपर से ये जो प्लेट है ये गुजरना शुरू हुआ और यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई
और इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वोल्केनिक, उसमें बेसाल्टिक लावा निकलता है जो कि पतला होता है और दूर तक प्रवाहित होता है। तो इस तरह से एक लावा के पठार का निर्माण हुआ, परत दर परत ये पठार जो है वो बना, और धीरे धीरे फिर जब ये मिल गया यहाँ पर आकर के, तो ये यहाँ पर डक्कन लावा का पठार बना। तो ये हॉट स्पॉट एक्टिविटी है। अब आते हैं अंतिम जो है लावा प्लेटो, जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से ही संबंधित है। पूरे विश्व में लावा प्लेटोज कहाँ पर हैं, तो उनका एक वितरण देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ से ही बढ़ते हैं, इधर से यहाँ पर ये जो है ये ब्लैक सी है, यहाँ पर ये बाल्कन प्लेटो है, बाल्कन प्लेटो, यहाँ पर ये अरेबियन प्लेटो है, सभी लावा प्लेटो है। यहाँ पर अफ्रीका में 3 है, अदामावा प्लेटो, अदामावा प्लेटो, अदामावा प्लेटो, और ये जो है ये कटंगा प्लेटो, और ये जो है ये बाई प्लेटो। 3 है यहाँ पर। ये अरेबियन प्लेटो है, ये डक्कन प्लेटो है, और यहाँ पर ये साइबेरिया है, साइबेरियन प्लेटो, रूस का हिस्सा है। उसके बाद एशिया में इधर आए तो यहाँ पर म्यांमार में शान का प्लेटो है, शान प्लेटो। ये चाइना है, चाइना में यूनान प्लेटो। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले प्लेटो। उसके बाद उत्तर अमेरिका में आते हैं तो यहाँ पर कोलंबिया का पठार है, कोलंबिया प्लेटो। यहाँ पर ओजार्क प्लेटो है। दक्षिण अमेरिका में आए तो मुख्य रूप से 2 प्लेटो हैं, यहाँ पर पैटागोनिया प्लेटो है, यहाँ पर पराना प्लेटो है। तो ये जो है इतने प्लेटोज हैं। और ये हमारा डक्कन प्लेटो है, या जहां जहां भी लावा प्लेटो है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, क्योंकि बेसाल्टिक लावा के ऊपर ब्लैक सॉइल का विकास होता है। और ये ब्लैक सॉइल जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होती है ये मिट्टी, और कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये डक्कन प्लेटो में भी हम देखते हैं, ये जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा इस लावा प्लेटो का विस्तार है, वहां पर कॉटन कल्टीवेशन और शुगर केन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। तो ये हमने आज देखा ये सब जो डिफरेंट बाउंड्रीज हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। इसके अलावा जो रिफ्ट वैली का क्षेत्र है, उसके बाद वोल्केनोज का वितरण कहाँ पर है, हॉट स्पॉट एक्टिविटी का क्षेत्र कहाँ पर है, और लावा प्लेटोज का विश्व वितरण कहाँ पर है, ये हमने देखा। और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और क्लियर हुआ होगा। और ये इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड एक मैं प्रश्न आपको बताना चाहूंगी। एक प्रश्न ये यूपीएससी में 2014 में आ चुका है, 150 वर्ड्स का, 15 मार्क्स का। मेंस, जीएस मेंस में ये पूछा गया था, व्हाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स लोकेटेड along the margins of continents, or bring out the association between the global distribution of fold mountains and the earthquakes and volcanoes। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फोल्ड माउंटेन्स है वो प्लेट के कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स पर ही क्यों पाए जाते हैं, और क्या रिलेशन है जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फोल्ड माउंटेन्स का, अर्थक्वेक्स का और वोल्केनोज का जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपस में क्या रिलेशन है या क्या एसोसिएशन है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि जहां जहां पर ये प्लेट बाउंड्रीज हैं वहां पर इन तीनों एक्टिविटीज की प्रधानता है। जो वलित पर्वत का निर्माण, जिसको ओरोजेनेसिस कहते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण, और भूकंप का क्षेत्र और ज्वालामुखी का क्षेत्र, ये तीनों जो है जहां जहां पर प्लेट बाउंड्रीज हैं वहां पर पाई जाती है। और जितने भी वलित पर्वत हैं जिनको नवीन वलित पर्वत कहते हैं, वो सारे जो हैं वो प्लेट मार्जिन्स पर हैं। यहाँ पर एंडीज है, यहाँ रॉकीज है, उसके बाद फिर भारत में ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर आल्प्स है, और यहाँ पर एटलस माउंटेन है। तो ये जितने भी पर्वत हैं तो ये वलित पर्वत ये प्लेट मार्जिन्स पर ही पाए जाते हैं। तो आपको इसमें लिखना है
इसमें क्या लिखना होगा, 150 वर्ड में लिखना है। वाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स लोकेटेड along the margins of continents। सबसे पहले इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले आपको फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं वो लिखना होगा कि जहाँ पर कंप्रेशन होता है, कन्वर्जेंस होता है प्लेट्स का, वो वहाँ पर क्रस्ट जो है मुड़ जाता है, सेडिमेंट्स जो वहाँ पर के हैं वो मुड़ जाते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स बन जाता है। और उसके बाद फिर ये इनका क्षेत्र ये और क्योंकि ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के पास ये इनका निर्माण होता है, तो ये प्लेट बाउंड्रीज पर ही पाए जाते हैं सारे वलित पर्वत। और इसके अलावा प्लेट बाउंड्रीज से और क्या क्या जो प्रोसेस है वो रिलेटेड है, फोल्ड माउंटेन का फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्मेशन, अर्थक्वेक्स का फॉर्मेशन और वोल्केनोज का फॉर्मेशन, ये तीनों जो है प्लेट बाउंड्रीज से रिलेटेड है। तो आप जो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और जो कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज, इनको शॉर्ट में डिफाइन करना है कि वहां पर क्या एक्टिविटी होती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर ज्यादा नहीं है वोल्केनोज, कहीं कहीं पर अर्थक्वेक पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा इस तरह की सारी प्रोसेसेस जो है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर पाई जाती है, जिसमें प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। तो ये जो है यहाँ पर कौन कौन सी प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है, इनको पार्ट मैप में आप दिखा भी सकते हैं कि ये वाला ये दिखा करके, ये रॉकीज है, एंडीज है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये हिमालय क्षेत्र है, आल्प्स है, एटलस है, तो ये दिखा सकते हैं। और यहीं पर जो है क्योंकि कन्वर्जेंस हो रहा है, सेडिमेंट्स जो एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे सबमर्ज हो रही, सबडक्शन हो रहा है, और जहां पर सबडक्शन होता है उसको कहते हैं बेनी ऑफ जोन। तो ये बेनी ऑफ जोन तो बेनी ऑफ जोन में हाई टेम्परेचर के कारण वो प्लेट का हिस्सा पिघल जाता है, मैग्मा बनता है, और मैग्मा फोर्स के साथ ऊपर की ओर आता है, कमजोर क्रस्ट को देख करके वहां पर से बाहर निकलता है और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। इसी प्रक्रिया में अर्थक्वेक एक्टिविटी भी होती है, और जो सेडिमेंट्स हैं उनकी फोल्डिंग से, इंटेंस फोल्डिंग से फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है। ये आपको बाउंड्रीज और जो उससे रिलेटेड जितनी प्रक्रियाएं हैं और साथ में मैप्स वगैरह जो है वो करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है टॉपिक, अगर प्री में नहीं पूछा जाएगा तो मेंस में पूछा जाएगा। और आपको पता है कि प्री और मेंस की तैयारी आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो रिलेटेड है, इसलिए इतना मैंने डिटेल में आपको बताया। हो सकता है कि कल को लावा प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या हॉटस्पॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, शॉर्ट नोट। तो इसलिए इसका प्रोसेस जो है वो आपको समझ लेना चाहिए। और लावा प्लेटोज का प्रोसेस तो नहीं पूछा जाएगा, इनका जो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो इम्पोर्टेंस है वो पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये पूछा जा सकता है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। हमने डिटेल में सब चीजों पर बात की। अगले वीडियो में हम अर्थक्वेक पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।